अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, हम यहाँ पे ना हम मेटल स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, मेटल हमारे पास जो होते हैं ना, मेटल हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं ना। ठीक है, मेटल हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। वो होते हैं जो कि ट्रांजिशन फॉर मेटल्स होते हैं, यानी ये वाले पूरे फॉर मेटल्स ना, ये ट्रांजिशन फॉर मेटल्स हैं। ये वाले पूरे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ये हमारे पास ट्रांजिशन फॉर मेटल्स है, जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्टिंग होती है, यानी अलग होती है किससे। ये वाले मेटल्स है जिनको ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री वाले वो मेटल्स बोलते हैं। नॉर्मली इसमें ग्रुप वन और ग्रुप टू आते हैं, और ग्रुप थ्री के भी कुछ जो है वो मेटल्स आ जाते हैं। सही। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो टाइप के मेटल्स है। एक है ट्रांजिशन फॉर मेटल्स और एक है ग्रुप वन टू थ्री वाले फॉर मेटल्स। ट्रांजिशन फॉर मेटल्स में ये वाले फॉर मेटल्स आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट वाले। नॉर्मली तो ये आते हैं। ठीक है, ये टाइटेनियम से लेके कॉपर तक। ठीक है, और ये पूरा जो है ना डीप को ब्लॉक होता है। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट डीप ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आते हैं। फिर दूसरा ये कि इसमें ग्रुप वन, टू और थ्री वाले एलिमेंट्स। सही। फिर इसके तो बाद अब वो चीजें जो कि इन दोनों में सिमिलर होती हैं, तमाम वो मेटल से सिमिलर है, वो क्या है, इनमें मेटेलिक वो बॉन्डिंग होती है। एक क्या है कि इनमें मेटेलिक वो बॉन्डिंग है। दूसरा क्या है कि इनमें, अच्छा, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल एंड अ सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। जब आप ये डेफिनेशन लिखते हो तो नॉर्मली 3 मार्क की आती है। एक वो मार्क इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बताने का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ये अट्रैक्शन होती है, एक मार्क की। और 2 मार्क ये कि किन के बीच में होती है, पॉजिटिव मेटल एंड द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसी तरीके से इसकी डायग्राम भी आती है। ठीक है, ये डायग्राम बनी। नॉर्मली इसमें जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। मैंने इस तरीके से वो बनाया है कि थोड़ा दूर है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्जेस वो कनेक्टेड होते हैं। इसमें क्या है, ये जो नेगेटिव चार्जेस है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो ये पॉजिटिव चार्जेस है ये पॉजिटिव मेटल आयन है। आपने ये वाली डायग्राम को ये मतलब बनानी होती है, बट एक करेक्शन के साथ कि जो पॉजिटिव आयन है वो आपस में करीब करीब होते हैं, क्योंकि दैट्स सी बात है, वो सॉलिड है। फिर इसके बाद इसके अलावा चीज सिमिलरिटीज क्या होती हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सही है। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट होती है वो बाय फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, क्योंकि इनके पास फ्री ये इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और वो दूसरा है कि हर स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। फिर तो दूसरा ये कि ये वो शाइनी होते हैं, टक्टाइल होते हैं, यानी कि आप इनको ये वाइट्स में चेंज कर सकते हैं। ये सॉलिड है रूम, बट ये टेम्परेचर होते हैं एक्सेप्ट 1 और 2। उसके अलावा ये मेलेबल होता है। सही। मेलेबिलिटी के ऊपर आपके कोर्स में काफी डिटेल में बात मतलब की है। चंद प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर काफी डिटेल में वो बात करी, एंड मेलेबिलिटी इज वन ऑफ them। मेलेबिलिटी क्या है कि आप जो है ना किसी चीज को थिन शीट में चेंज कर दो। अब होता क्या है, मेलेबिलिटी का पता है कि भाई किसी मेटल को थिन शीट में चेंज तो कर देना, यानी कि एक शीट में, जैसे कि फर्स्ट पर मेरे पास इतना थिक मेटल है, आप इसको इतने से मेटल में चेंज कर दो, एक शीट बना दो। इस तरीके का ब्लॉक है, उसको आपने इस शीट में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके लिए देखो होता क्या है, मेलेबिलिटी जो होती है ना, अच्छा, अब मेलेबिलिटी, अब यहाँ पर एक तो हो गई मेलेबिलिटी। अब ना यहाँ पे यानी कि एक थिन शीट को और एक मेटल को थिन शीट में चेंज कर देना, ये हमारे पास होती है मेलेबिलिटी से। अब इसमें मेलेबिलिटी को उसके बाद जब ये हलॉयज आएंगे तो थोड़ा डिटेल में अभी उसके फॉर्मूला ये डिफरेंसेस के बाद डिटेल में डिस्कस हम करते हैं कि मेलेबिलिटी क्या होती है, हलॉयज की क्या होती है, और मेटल्स की क्या होती है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यानी मेटल की अलग की होती है, अलॉय की अलग की होती है। पहले जरा ये ट्रांजिशन को मेटल और ग्रुप वन टू थ्री के डिफरेंसेस जो है ना वो हम देख लेते हैं। देखो, एक डिफरेंसेस क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रुप वन टू थ्री का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है एज कम्पेयर टू दी ट्रांजिशन फॉर मेटल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो ट्रांजिशन मेटल से लो होता है। अगर मैं ओवरऑल को देखूं तो इनका भी हाई होता है, बट अगर मैं इनको ट्रांजिशन मेटल से कंपेयर करूँ ना तो ट्रांजिशन मेटल से इनका कम है। जैसे फर्स्ट करो, एक बंदा है, कोई है, उसके पास ना 10 करोड़ है, और एक के पास 1 करोड़ है रुपए। तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसके पास, जिसके पास 1 करोड़ है, इसके पास तो 10 करोड़ वाले से बहुत ही कम ये मतलब ये तो पैसा है। लेकिन अगर आप ये 10 करोड़ हटा दो तो स्टिल 1 करोड़ भी बहुत ज्यादा होते हैं।
तो क्या आपको मतलब है इसका कि दोनों ही अमीर है, बट 10 करोड़ वाला ज्यादा अमीर है। इसी तरीके से क्या होता है कि जो ट्रांजिशन को मेटल है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जो ट्रांजिशन मेटल है उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मली हम वो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है ट्रांजिशन को मेटल्स का। और जो ग्रुप 1 2 3 है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन को मेटल। बट स्टिल इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है देन नॉन मेटल। ग्रुप 1 2 3 का नॉन मेटल से ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन नॉन मेटल्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ग्रुप ये 1 2 3 इनकी डेंसिटी की लो होती है, जो ट्रांजिशन मेटल है उनकी डेंसिटी हाई होती है। फिर वो दूसरा ये कि भाई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फिक्स होती है। यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो सिर्फ एल्यूमिनियम 3+ वो बनाएगा, ना तो 1+ ना 2+, सिर्फ 3+ ही वो बनाएगा। जैसे वो मैग्नीशियम है, क्या मैग्नीशियम 1+ बना सकता है? नहीं, मैग्नीशियम सिर्फ मैग्नीशियम 2+ ही वो बनाएगा। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, इनकी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि एक से ज्यादा आयंस वो बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का तो मतलब है कि कितने आयंस वो ये बना सकते हैं, कितने वो टाइप के आयंस मतलब वो बना सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है वो सिर्फ एल्यूमिनियम 3+ को बना सकता है, नो एल्यूमिनियम 1+, नो ये एल्यूमिनियम 2+। जैसे मैग्नीशियम है वो सिर्फ एक ही एन को बना सकता है, मैग्नीशियम 2+, नो मैग्नीशियम 1+। इसी तरीके से जो हमारे पास कॉपर है, कॉपर जो है वो दो, कॉपर ट्रांजिशन पर मेटल है तो वो दो आयंस बना सकता है, कॉपर 1+ और कॉपर 2+। और जो मेरे पास ये आयरन है, आयरन दो आयन बना सकता है, कॉपर 2+ और कॉपर 3+। कोबोल्ट है, कोबोल्ट भी दो आयन को बना सकता है, कोबोल्ट 2+, कोबोल्ट 1+। तो ये ट्रांजिशन पर मेटल है, एक से ज्यादा स्टेबल आयंस वो बना सकते हैं। अच्छा, फिर इसी को तरीके से जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो कलर पर कंपाउंड्स होते हैं, इसका भी रीजन वो यही होता है। और दूसरा ये वो कैटलिस्ट होते हैं, इसका भी रीजन वो यही होता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट कैरी करते हैं, यानी एक से ज्यादा आयंस को बनाते हैं। तो इनके कलर कंपाउंड्स होने का रीजन भी यही है, इनके कैटलिस्ट होने का रीजन भी इसी से ये रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज होती है हलॉय। सही है, अब हमारे पास एक चीज आती है हलॉय। अब देखो, अब हमारे पास एक चीज आती है हलॉय। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा देखो, अब ना यहाँ पे हमारे पास ना हलॉयज आते हैं। हलॉयज हमारे पास ये क्या होते हैं कि जब हम किसी मेटल को जो है ना मिक्स कर देते हैं किससे, किसी भी एटम से। सही है, अलॉय होते क्या है वैसे? अलॉय ये हमारे पास है कि जब मैं किसी मेटल को ना, देखो जैसे कि अगर मैं बोलूं भाई हलॉय दे, हलॉय में क्या होता है, अलॉय एक मिक्सचर होता है मेटल और दूसरे डिफरेंट एलिमेंट्स का, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड डिफरेंट एलिमेंट्स, मेटल्स और डिफरेंट एलिमेंट का वो मिक्सचर होता है। यानी कि हम एक में मेटल डालते हैं और डिफरेंट वो मिक्सचर हम उसमें डिफरेंट एलिमेंट जो है वो डाल देते हैं। सही है, और एक अलॉय को बना देते हैं, एक नया कंपाउंड को बना देते हैं। कंपाउंड नहीं, एक मिक्सचर होता है ना। कंपाउंड में तो जो ये एलिमेंट है आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, इसमें रिएक्शन नहीं करते। अब देखो होता क्या है, हम ना, अब देखो अलॉय क्या होता है, किस लिए हम बनाते हैं। देखो जैसे मेरे पास एक मेटल है, आयरन है, मेरे पास एक मेटल है, आयरन है। अब देखो आयरन की स्पेसिफिक ये कैरेक्टरिस्टिक है कि आयरन जो है ना वो मेरे पास स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है। मेरे पास मेटल है और आयरन सिर्फ स्ट्रेंथ जो है ना ये प्रोवाइड करता है। उसका उसकी सरफेस इतनी अच्छी नहीं है, वो शाइनी नहीं है, और वो उसको फौरन जो है ना रस्टिंग जो है वो आयरन में हो जाती है। तो अब मैं वो चाहता हूँ कि भाई मेरे पास मेटल हो, लेकिन उसके अंदर सिर्फ स्ट्रेंथ ना हो, उसके अंदर एक वो शाइन भी, वो शाइनी भी हो, दिखने में भी अच्छा वो लगता हो। और दूसरा ये कि उसके अंदर करोजन यानी कि वो रस्टिंग भी ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर ऐसी चीजें ऐड को कर देता हूँ कि जिससे ना तो उसमें रस्टिंग हो और उसमें शाइन भी आ रहा है। तो जैसे मेरे पास एक मेटल है ए, ये मेरे पास मेन मेटल है, यानी कि फर्स्ट करो जैसे ये आयरन है, मेटल है ए, इसकी ये है अपनी, इसकी करेक्टरिस्टिक है स्ट्रेंथ, ये मजबूत है, स्ट्रेंथ है, पावरफुल है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसको मैं शाइनी भी बना दूं और इसको मैं रेजिस्टिव टुवर्ड्स रस्टिंग भी, मतलब इसमें ये वाली ये प्रॉपर्टी भी ये बोले आऊं।
तो मैं क्या वो करता हूँ, दो एलिमेंट बी इसमें पर डालूंगा और सी इसमें पर डालूंगा। बी इसको क्या करेगा, शाइनी को ये कर देगा, और सी इसको वो क्या करेगा, इसकी रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज कर देगा टुवर्ड्स रस्टिंग। तो इसको बोलते हैं हलॉय। अब मैंने ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों कंबाइन करके एक नया अलॉय बना दिया डी। अब मैंने इन तीनों को कंबाइन किया, और इन तीनों को कंबाइन करके एक नया अलॉय को बना दिया डी। डी में क्या है, डी में ए है, बी है और सी है। ए मेरे पास मेन वो मेटल है जिसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड वो कर रहा है, और फिर मुझे उस मेटल में दो और ये करेक्टरिस्टिक यानी ये प्रॉपर्टीज भी बचाई थी। एक तो शाइनी और दूसरा उसमें ट्रस्टिंग ना हो। तो मैंने क्या किया, बी और सी भी को डाल दिया। ठीक है, बी और सी मेटल्स भी ये हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सही। तो यहाँ पर क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल विद डिफरेंट एलिमेंट। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये ब्रास होता है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये ब्रास है। ये ब्रास किससे मिलके बनता है, कॉपर और जिंक से। अब देखो यहाँ पर क्या है कि देखो, अब हम यहाँ पे हमने अलॉयज की बात कर ली कि अलॉयज का ये पर्पस होता है कि जो प्रॉपर्टी उस मेटल में नहीं है ना, अब मुझे वो प्रॉपर्टीज वो चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट एलिमेंट्स उस वो मेटल के साथ ऐड कर देता हूँ, ताकि जो ये प्रॉपर्टीज ये उसमें नहीं है, वो भी जो है ना उसमें ये आ जाए। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, वो ब्रास होता है। ब्रास क्या है? तो मेरे पास कॉपर और जिंक से मिलके वो बनता है। कि ब्रास जो है वो मेरे पास क्या होता है, कॉपर और जिंक से मिलके जो है ना वो बनता है। अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे मेलेबिलिटी की, कि भाई ब्रास यानी कि अलॉय, वाई हलॉयज आर लेस मेलेबल देन मेटल। सही है, वाई, वाई alloys are less malleable than metal। यानी कि जो हलॉयज हैं वो मेटल से लेस मेलेबल क्यों है, यानी कि अगर मैं उनको शीट में चेंज करना चाहूँ तो मैं इतनी आसानी से उनको शीट में चेंज नहीं वो कर सकता, क्यों? ठीक है, मेलेबिलिटी के बारे में पता है, टू कन्वर्ट द मेटल इनटू थिन शीट। अब देखो होता क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक अलॉय है तो ब्रास, वो दो मेटल्स का मिक्सचर है, कॉपर और वो जिंक का मेनली। अब ब्रास जो है ना वो लेस मेलेबल है, कॉपर ज्यादा वो मेलेबल है। तो क्यों ऐसा ये होता क्यों है? देखो इसका देखो बहुत ही सिंपल सा ना मेरे पास ये रीजन है। मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। देखो मैं थिन शीट्स में किस तरीके से चेंज करता हूँ। देखो थिन शीट्स में मैं इस तरीके से चेंज करता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास ना मेटल की वो लेयर्स है, ये मेरे पास मेटल की वो लेयर्स है। अब अगर मैं यहाँ पे हैमरिंग को करूंगा ना इन दोनों ये लेयर्स में, तो ये दोनों लेयर्स आगे वो चली जाएंगी, और ये इसके ये आगे स्लाइड करके इसके वो साथ आ जाएंगी, तो एक शीट ये तो बन जाएगी। सही है, यानी कि ये जो लेयर्स हैं ये मैं इन, जाहिर सी बात है मेटल में वो ये लेयर्स होती हैं। अगर मैं वो लेयर्स को यहाँ से हैमरिंग को करता हूँ, तो ये वाली लेयर जिनको मैं हैमरिंग कर रहा हूँ वो आगे की तरफ वो स्लाइड पकड़ जाएंगी। जो वो लेयर्स होंगी वो आगे की तरफ जो है ना स्लाइड पकड़ जाएंगी, और यहाँ से इसके साथ आगे ये सेट हो जाएंगी, तो एक शीट तो बन जाएगी। लेकिन ये मेटल में ये चीज क्यों होती है, वो लेयर्स क्यों वो बनती है, क्योंकि सारे जो ये पॉजिटिव आयन है उनका जो है ना साइज सेम होता है। जब उनका साइज तो सेम होगा, जब मैं उनको हैमरिंग करूंगा तो वो आगे की तरफ स्लाइड पकड़ जाएंगी, और एक शीट की तरफ वो बन जाएंगे। सही है। लेकिन हलॉय में क्या होता है, हलॉय में कोई लेयर नहीं होती। जैसे ये देखो यहाँ पे मेरे पास ये हलॉय है। अब ये मेरे पास ये कॉपर एटम है और ये जिंक है। अब देखो जब ये कॉपर था तो उसका जो है ना एक ये लेयर थी। जब ये कॉपर था तो वो लेयर थी। ठीक है, तो मैं इसको हैमरिंग यहाँ से वो कर सकता था। लेकिन जब ये हलॉय में चेंज हो गया ना, तो जब मैंने इसमें जिंक को डाला, देखो जिंक का साइज ये बड़ा था और कॉपर का साइज छोटा है। जिंक का साइज बड़ा है, कॉपर का साइज छोटा है। तो जब मैंने जिंक को वो ऐड किया वो कॉपर में, तो हुआ क्या कि जो पूरी इसकी अलाइनमेंट थी वो सारी बिगड़ गई। अब इसके पास कोई खास जो है ना लेयर नहीं है। अब मैं इसकी कोई खास लेयर को बना नहीं सकता। तो अब जब मैं हैमरिंग को करूंगा ना तो इस तरीके से जो है ना मेटल एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके साइज चेंज है।
इनके साइज चेंज है तो एक जो है ना फिक्स जो है ना वो लेयर, तो ये मतलब वो बन नहीं पा रही। जब एक फिक्स लेयर बन ही नहीं, ये मतलब हो पा रही, तो जब ये लेयर्स ही नहीं है तो ये एक दूसरे के ऊपर से तो स्लाइड किस तरीके से ये करेंगे। स्लाइड करने के लिए जरूरी है कि ये इस तरीके से वो लेयर्स होनी चाहिए। अगर वो लेयर्स हैं ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आगे जो है ना स्लाइड को कर जाएंगे जब मैं इनको यहाँ से हैमरिंग को करूंगा। लेकिन जब ये लेयर्स ही नहीं है अलॉय में, तो ये हैमरिंग करने पे आगे स्लाइड कैसे वो करेंगे, तो ये पूरे के पूरे टूट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो हलॉय की जो मैलिबिलिटी है बहुत कम होती है और बहुत मुश्किल भी होती है। Alloy is a mixture of different metals, so they have different sizes, so cannot form layers over each other, so cannot slide over each other। तो वो स्लाइडिंग तो कर सकते हो, तो वो लेस मेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बेसिक वो मेटल का था। अच्छा अब देखो, अब आगे आ जाओ। अब देखो हमारे पास जो मेटल होता है ना, अब देखो यहाँ पे हमारे पास मेटल्स के जो भी रिएक्शन है एक्स वाई जी ना, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं इनकी रिएक्टिविटी सीरीज पे। मेटल्स के जो भी रिएक्शन है मेरे पास एक्स वाई जी, सब की सब की डिपेंडेंसी होती है इनकी ये रिएक्टिविटी सीरीज पे। जितने भी मेटल्स के रिएक्शन हम करते हैं ना, वो हम डिस्प्लेसमेंट पर रिएक्शन करते हैं। क्या मतलब कि जो लेस जो मोर वो रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर लेता है। यानी मेटल में एक ही रिएक्शन आपको हर जगह पर दिखाई देगा। उस रिएक्शन में ये होगा क्या, उस रिएक्शन में वो क्या होगा कि जो लेस जो मोर रिएक्टिव फॉर मेटल है, जैसे यहाँ पर हम रिएक्शन कर रहे हैं M1 का M2Cl से। अब M1 एक फॉर मेटल है, M2 दूसरा फॉर मेटल है। अब यहाँ पर क्योंकि M1 ज्यादा रिएक्टिव है M2 से, तो M1 M2 को क्या करेगा, रिप्लेस कर लेगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा M1Cl, और उसने M1 ने क्या किया, M2 को यहाँ पे किक आउट को कर दिया बाहर, क्योंकि M1 जो था जो M2 से ज्यादा प्रोएक्टिव था, तो M1 ने M2 को किक आउट ये कर दिया। तो पूरे मेटल्स के रिएक्शन में यही चीजें आपको जो है ना वो दिखनी है, ठीक है। बस फर्क ये होता है कि अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना क्या लिखा हुआ है, मोर रिएक्टिव विल रिप्लेस अ लेजर वन, ठीक है। अब यहाँ पे आ, यहाँ पर एक ये मेटल की सीरीज है, पोटेशियम सोडियम लिथियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कार्बन। कार्बन मेटल नहीं है बट यहाँ पे है, क्योंकि वो कार्बन की भी से भी इसके रिएक्शन होते हैं। तो कार्बन जो है वो ये रिएक्टिविटी में एल्यूमिनियम से नीचे और जिंक से ऊपर बुलाया करता है। फिर जिंक आयरन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी तो मेटल नहीं है बट इससे उसके ये रिएक्शन काफी बहुत ज्यादा होते हैं। फिर कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात तो भाई ये हमारे पास सामने आई, ये आ गई कि जो जो जितना ज्यादा प्रोएक्टिव होगा वो लेस प्रोएक्टिव को रिप्लेस ही वो कर देगा, ठीक है। M1 M2 से ज्यादा और ये प्रोएक्टिव था, तो M1 ने क्या किया, M2 को किक आउट जो है यहाँ पर वो कर दिया। अब होता क्या है कि देखो जितना डिफरेंस होगा ना प्रोएक्टिविटी में, उतना ही रिएक्शन को फास्टर होगा। जितना रिएक्शन को कम और जितना डिफरेंस कम होगा ये प्रोएक्टिविटी में, उतना रिएक्शन स्लोअर जो है वो होता हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ये रिएक्शन कर रहा हूँ पोटेशियम का कॉपर सल्फेट से, तो पोटेशियम और वो कॉपर सल्फेट में की और वो कॉपर की रिएक्टिविटी में जमीन आसमान का बहुत फर्क है। पोटेशियम बहुत वो सबसे ऊपर है वो रिएक्टिविटी में, कॉपर जो बिल्कुल नीचे बोला है वो करता है। तो इनकी रिएक्टिविटी में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब पोटेशियम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन को करेगा, तो बड़े मजे से इसको क्या करेगा, रिप्लेस ये वो कर देगा। बड़े तो मजे से इसको रिप्लेस ही वो कर देगा, मुझे कोई खास कंडीशन की नीड तो नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये जिंक और ये आयरन का रिएक्शन को करा दूं, अगर मैं जिंक और आयरन का ये रिएक्शन करा दूं, तो देखो जिंक जो है वो FeSO4 से रिएक्शन करे। अब देखो जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव तो है, लेकिन इन दोनों की रिएक्टिविटी में बिल्कुल भी जो है ना जरा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ हिस्टा के चुपके में। तो इन दोनों की ये रिएक्टिविटी में जमीन आसमान का डिफरेंस तो वो है नहीं, के रिएक्शन जो है वो जल्दी हो रहा है। अब इनका रिएक्शन विदाउट एनी सिवियर कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन हो ही नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे इन दोनों का रिएक्शन कराना है तो मुझे थोड़ी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन देनी वो पड़ेगी, ठीक है। तब जाके जो है ना जिंक आयरन को रिप्लेस ये करेगा, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी में बिल्कुल ही कम बहुत बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ये दोनों बिल्कुल आपस में क्या है वो कनेक्टेड है, ठीक है। इफ द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी इज नॉट साइजेबल यानी कि लार्ज, सो वी हैव टू अप्लाई द एक्सट्रीम कंडीशन। हीट यूज करोगे, कोई
स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट यूज कर लोगे या फिर आप एक्सट्रीम ये प्रेशर यूज करोगे, सही। तो जितना ज्यादा रिएक्टिविटी का वो डिफरेंस बढ़ता ये हो जाएगा, जो कंडीशन है वो रिलैक्स होती हो जाएंगी। सही है, जितना वो डिफरेंस बढ़ता ये हो जाएगा, जितना वो डिफरेंस दोनों मेटल्स के बीच में एक्टिविटी का वो कम होता हो जाएगा, उतनी वो कंडीशन सिवियर यानी एक्सट्रीम होती हो जाएंगी, सही। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारा जो है ना रिएक्शन ये तो स्टार्ट हो रहा है, ये वाटर से ना, यहाँ पर हमारा मेटल का रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है कि वाटर से। ये नॉर्मली जो है ना रूम टेम्परेचर होता है यहाँ पर, रूम टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि मेटल जब भी ये वाटर से रिएक्शन को करेगा, कोल्ड वाटर से या फिर जो नॉर्मल वो टेम्परेचर पे होगा ना कि वाटर, तो मेटल बनाता है। मेटल ये हाइड्रोक्साइड और H2 गैस जो है ना लिबरेट होती है। इन शॉर्ट ये होता क्या है, जो मेटल है ना वो वाटर के एज को रिप्लेस ये करता है, सही है। कि वो क्या करता है, इसके जो H2O में H है उसको रिप्लेस यहाँ पे वो कर देता है। जो पोटेशियम है वो क्या करता है, H2O के H को यहाँ पे रिप्लेस ये वो कर लेता है, ठीक है। तो असल में वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मेटल ने जो है वो वाटर को रिप्लेस करना है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे लाइव वो करता है, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर जो है ना लाइव को करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हम कोल्ड कंडीशन में ये रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे ये पोटेशियम है, पोटेशियम ये वाटर के साथ कर रहा है रिएक्शन, यानी मेटल वाटर के साथ करेगा रिएक्शन, तो क्या क्या बनाएगा, मेटल ये हाइड्रोक्साइड। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड यहाँ पे वो बना रहा है, और H2 ये H2 यानी हाइड्रोजन को किक आउट ये वो कर रहा है। अब देखो यहाँ पर जो रिएक्शन करते हैं वो सिर्फ ये चार करते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये सिर्फ चार जो है ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन को कर पाते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम जो है वो ये पोटेशियम का रिएक्शन सबसे तेज होता है, सबसे फास्ट होता है, क्योंकि काफी ये रिएक्शन है। सोडियम पे ये आते आते रिएक्शन थोड़ा बहुत स्लो जो है वो हो जाता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे लिखा है ना रिएक्ट वायलेंटली, यानी कि स्पीड से ही मतलब रिएक्शन होता है, लेकिन जितना वो फास्टर ये पोटेशियम का होता है उतना फास्टर रिएक्शन नहीं वो करता है। फिर इसी वो तरीके से वो कैल्शियम का होता है, जो कैल्शियम में स्पीड है वो थोड़ी और जो है रिएक्शन की वो कम हो जाती है। लिखा हुआ है रिएक्ट स्टेडीली, यानी कि एक वो दम से करेगा, लेकिन पॉइलेंटली या फिर वेरी पॉइलेंटली बनेगी, जैसा ये पोटेशियम और सोडियम में लिखा हुआ था। मैग्नीशियम तक ये आते आते क्या है, रिएक्ट वेरी स्लोली, बहुत स्लो जो है ना वो रिएक्शन कर रहा है, सही। तो अब यहाँ पे वो देखो ये पोटेशियम H2 के साथ कर रहे हैं, पोटेशियम ये हाइड्रोक्साइड और H2 जो है लिबरेट हो रही है। इसी तरीके से तो सोडियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, कैल्शियम कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बना रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो सिर्फ इन चार का होगा, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर के साथ। बट मैग्नीशियम तक आते आते रिएक्शन बहुत स्लो जो है वो हो जाता है। अब जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन बनी करे तो हमें अब क्या क्या करना पड़ेगा, स्टीम के साथ रिएक्शन को करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात याद में रखना कि जो कोल्ड वाटर के साथ कह रहे हैं वो स्टीम के साथ तो रिएक्शन वो करेंगे ही वो करेंगे, और स्टीम के साथ उनका रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होगा, क्योंकि जो कोल्ड वाटर के साथ कर रहे हैं, कोल्ड वाटर का को मतलब है कि वाटर के अंदर बिल्कुल ही वो जान नहीं है ना, बिल्कुल ही ये एनर्जी नहीं है। तो जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन वो कर सकते हैं, वो स्टीम के साथ तो लाजमी रिएक्शन वो कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होता है स्टीम के साथ। मेटल जब भी स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड को बनाएगा, ये जनरल इक्वेशन है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले मैंने क्या तो बताई थी कि अगर वाटर कोल्ड वाटर, अगर मेटल कोल्ड वाटर या फिर एक नॉर्मल वो टेम्परेचर पे के वाटर के साथ करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, और अगर मेटल स्टीम के साथ करेगा तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म वो करेगा, और H2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी, सही। जैसे यहाँ पर Mg जो है वो रिएक्शन कर रहा है H2O के साथ, और MgO और H2 वो बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम का ये रिएक्शन है स्टीम के साथ, वो क्या होता है, हॉट मैग्नीशियम रिएक्ट वॉलेंटली मैग्नीशियम H2 यानी स्टीम के साथ कर रहा है, यानी H2 स्टीम की तरह है यानी वेपर्स में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है यानी मेटल ऑक्साइड बना रहा है। इसी तरीके से जिंक भी जो है वो रिएक्शन करता है, और आयरन भी वो रिएक्शन को करता है, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, ये सब ऑक्साइड जो है वो बना रहे होते हैं, सही है। अच्छा, नीचे ये आते आते रिएक्शन जो है ना वो स्लो जो है वो हो जाएगा। मैग्नीशियम हॉट मैग्नीशियम रिएक्ट्स वॉलेंटली, हॉट जिंक रिएक्ट्स रेडिली, हॉट रेड हॉट आयरन रिएक्ट तो स्लोली, सही है। तो नीचे ये आते आते रिएक्टिविटी फिर से जो है ना वो
स्लो हो गई। और लेड वो कॉपर सिल्वर, इनका ना हॉट ना कोल्ड किसी भी के वाटर के साथ रिएक्शन में नहीं होता। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने ये भी लिखा हुआ है, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये आयरन से इस तरीके से कोई रिएक्शन करते हैं तो सॉरी, हाइड्रोजन, ये वाटर से। देखो आयरन से लेकर ऊपर तक ना सारे के सारे स्टीम के साथ तो रिएक्शन वो करेंगे करेंगे, लेकिन जो कोल्ड वाटर के साथ है वो सिर्फ पोटेशियम से लेके मैग्नीशियम तक वो करते हैं। जो लेड है वो यस हाइड्रोजन से ऊपर है, बट क्योंकि हाइड्रोजन के साथ बिल्कुल वो चिपका हुआ है, रिएक्टिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम है, तो वो स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं वो कर पाता। और एक और बात ये भी है कि वाटर की जो ये रिएक्टिविटी होती है ना बहुत ही वो स्लो होती है। तो स्टीम के जब अगर अगर ये वाटर स्टीम भी है ना तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं, ये मतलब ये हो जाता। वाटर रहता है स्टीम भी ना, डाइल्यूट से वो डाइल्यूट ये एसिड से कम वो रिएक्टिव होता है, सही। तो वाटर की जो रिएक्टिविटी वो वैसी बहुत स्लो है, तो स्टीम के साथ भी कोई बहुत वो एक्सट्रीम भी नहीं वो चली जाती, थोड़ी वो बहुत जो है वो इंक्रीज होती है, सही। अच्छा फिर इसी तरीके से हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होते हैं एसिड और मेटल्स के, ठीक है। हमारे पास रिएक्शन तो स्टार्ट होते हैं एसिड और मेटल के। देखो जब भी आपका जो है ना, अच्छा यहाँ पर जो भी हम ये एसिड का रिएक्शन करते हैं वो मेटल के साथ था, वही एसिड को बेस है जो मैंने आपको कराया ना। देखो याद रखना जब भी आप एसिड का रिएक्शन वो मेटल के साथ वो करोगे, तो वो क्या बात मैंने आपको बताई थी, जब भी आप किसी भी एसिड का रिएक्शन वो मेटल के साथ करोगे, तो रिएक्शन में होता क्या है, जो आपका मेटल होता है ना उसकी वो कोशिश होती है, जो वो मेटल होता है वो एज को रिप्लेस करता है। तो अगर जो मेटल एज के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है, अगर वो मोर रिएक्टिव है तो वो इसको रिप्लेस कर लेगा। जैसे यहाँ पे हैने था, हैने एज से ज्यादा रिएक्टिव था, तो ये हैने ने क्या किया, एज को यहाँ पे किक आउट को कर दिया, एज बाहर वो निकल के एच टू में वो कन्वर्ट हो गया। और जो हैने था उसने सीएल के साथ मिलकर NaCl फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है, जो यहाँ पर हम मेटल यूज करते हैं ना, सॉरी जो एसिड यूज करते हैं वो डाइल्यूटेड होता है, क्यों। देखो एक बात याद रखना कि कंसंट्रेटेड के साथ तो ना जो एच से वो नीचे होगा वो भी इसके साथ रिएक्शन को कर लेगा। कंसंट्रेटेड ये एसिड के साथ तो हर वो मेटल रिएक्शन को कर लेगा, शायद ही कोई वो मेटल है जो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन को ना करे। कंसंट्रेटेड ये एसिड के साथ हर मेटल रिएक्शन को कर लेगा, इसलिए हम डाइल्यूटेड के साथ वो करते हैं। कंसंट्रेटेड के साथ हमारा डील करना ही बहुत वो मुश्किल होता है। तो देखो यहाँ पे ये होता क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, अगर इसने मेटल के साथ रिएक्शन करना है तो इस हाइड्रोजन को जो है ना, यानी कि अगर मेटल से एसिड के साथ रिएक्शन करना है तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस ये करना है इन तमाम मेटल्स ने, ठीक है। अब होता क्या है कि ये पोटेशियम और सोडियम एक्सप्लोसिव करते हैं, यानी धमाके के साथ करते हैं। कैल्शियम रिएक्शन करता है पोलेंटली, मैग्नीशियम रिएक्शन करता है टेपरेटली, जिंक मॉडरेट टू फास्ट करता है वो रिएक्शन। आयरन तक आते आते रिएक्शन स्लो हो जाता है। और लेड टिल वो सिल्वर कोई भी रिएक्शन वो नहीं होता, यानी यहाँ तक जो है ना रिएक्शन हो रहा है, इससे नीचे यानी क्योंकि लेड पूरा हाइड्रोजन के साथ चिपका हुआ है, तो लेड जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं वो कर पाता, सही। तो इस तरीके से ये हमारे पास है। अच्छा देखो यहाँ पे ना अगर एसिड मेटल के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2। अगर यही वो एसिड मेटल ये हाइड्रोक्साइड के साथ करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O। यही एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ करेगा तो सॉल्ट प्लस H2O ही को बनाएगा। और यही एसिड अगर मेटल को कार्बोनेट के साथ करेगा तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O फॉर्म को करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड के साथ हो रहा है, यानी Na2O का ACl के साथ वो रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो है ना वो एच को रिप्लेस कर रहा है और ये बना रहा है NaCl। और ये जो एच है वो इस O के साथ मिलकर H2 फॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से मेटल ये हाइड्रोक्साइड के साथ भी है ना क्या कर रहा है, एच को रिप्लेस कर रहा है। इसी तरीके से सेम वही रिएक्शन भी, यानी इन शॉर्ट क्या है, हर रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हमारे पास होगा, सही। तो ये एसिड के साथ भी हमारे रिएक्शन जो है वो होगा। अच्छा फिर अब यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शंस आते हैं ना, अब वो आते हैं वो कार्बन के साथ। देखो कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है ना वो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, उनको रिड्यूस ये वो कर देता है। कार्बन क्या करता है, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना उनको रिड्यूस ये वो कर देता है, और उनको ये रिड्यूस करके मेटल में चेंज वो कर देता है, ठीक है। कार्बन क्या करता है, का, कार्बन मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस ये वो कर देता है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन पर कार्बन के साथ हो रहा है, और मेटल प्लस CO2 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्या फॉर्म हो रहा है, और हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं ना, कार्बन रिएक्शन कर रहा है और मेटल ऑक्साइड के साथ ना
और मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं। एक्चुअली ये हो क्या रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, जो मेटल ऑक्साइड है वो मेटल है उसको रिप्लेस कर रहा है। यानी कि अगर वो कार्बन की रिएक्टिविटी जो मेटल ऑक्साइड है वो मेटल है उससे ज्यादा है, तो वो कार्बन क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी डिस्प्लेस ही वो कर देगा। ठीक है। तो ये जैसे कार्बन की रिएक्टिविटी जिंक से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे वो कार्बन क्या कर रहा है, जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है। जिंक को उसने क्या किया, डिस्प्लेस किया, और खुद कार्बन जो है वो, कार्बन ने जिंक के ऑक्सीजन क्या कर ली, वो गेन करके CO2 में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन है आपके पास से। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास जो है ना रिएक्टिविटी वो सीरीज है। यहाँ पे जो कार्बन है वो इन सब से, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब से जो है ना वो लेस ये प्रोडक्टिव है, तो ये इनको डिस्प्लेस नहीं वो कर सकता। तो यानी कार्बन का इनमें से किसी भी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन बना ही होगा। यानी वो कार्बन का इनमें से किसी भी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन बना ही होगा। सही है। अब कार्बन का वो किससे ये रिएक्शन होगा, वो कार्बन का इन सबसे वो रिएक्शन होगा। हम जो रिएक्शन यहाँ पे वो दिखाते हैं ना, हम ये इनके साथ वो दिखाते हैं। यानी कि जिंक के साथ आयरन के साथ, यहाँ पे वो लेड भी आता है, हाइड्रोजन से ऊपर यहाँ पे लिखा नहीं है। जिंक, आयरन और लेड और कॉपर, इन चारों को जो है ना कार्बन डिस्प्लेस ही वो कर देता है, यानी कि इनके ऑक्साइड से इनको डिस्प्लेस ही वो कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वो लिखा हुआ है ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड और ये पोटेशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड्स आर नॉट रिड्यूस बाय कार्बन, क्योंकि इन ऑक्साइड्स के अंदर जो मेटल है, पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, वो कार्बन से ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, तो कार्बन उनको डिस्प्लेस नहीं ये कर पाता। इसी वो तरीके से हमारे पास यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड अब जो यहाँ पे कार्बन से लेस ये वो मेटल है। जिस तरीके से वो जिंक हो गया, आयरन हो गया, वो लेड हो गया और कॉपर हो गया। आयरन, सॉरी, कार्बन इनके ऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन करता है और इनको इनके ऑक्साइड से डिस्प्लेस जो है वो कर देता है। ऊपर वो जिंक का मैंने आपको दिखा दिया था, आयरन का मैं आपको दिखा देता हूँ, Fe2O3 है। इसके ये CO की तरह रिएक्शन करता है और ये इसको डिस्प्लेस ही वो कर देता है। ठीक है, ये बना देता है 2Fe+3CO2। अभी आप जाके वो करोगे इसको, सही है। तो यानी वो कार्बन क्या करेगा, जो जैसे ये कॉपर के साथ को रिएक्शन इन्होंने यहाँ पे वो दिखाया, जैसे यहाँ पे इन्होंने, जैसे इन्होंने यहाँ पे वो कॉपर के साथ जो है ना रिएक्शन दिखाया है ना, जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे वो कॉपर के साथ रिएक्शन दिखाया। अब ये कॉपर ऑक्साइड के साथ, अब देखो क्योंकि वो कार्बन वो कॉपर से ज्यादा वो रिएक्टिव है, तो यहाँ पे वो कार्बन क्या करेगा, वो कॉपर को डिस्प्लेस ही वो कर देगा। तो कॉपर को डिस्प्लेस करके उसने ये अलग कर दिया, और खुद जो है वो उसके ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 उसने वो फॉर्म कर दिया। ठीक है। तो ये रिडक्शन होती है बाय कार्बन। ठीक है, ये हम यूज करते हैं, ये एक्सट्रैक्शन में हमारे यहाँ वो यूज होती है। ठीक है।